दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए सामान्य विज्ञान का संपूर्ण मैराथन क्लास देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान दिया गया है। तो इन सभी से संबंधित टॉप 150 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, सामान्य विज्ञान से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ईयर के आधार पर नए प्रश्नों को लिया गया है, कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसके साथ में नए प्रश्नों को भी लिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद अगला विषय शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, प्रतिबल की एसआई इकाई पास्कल है। याद रखिएगा, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों एफ अपान ए। एफ अपान ए, एफ का मतलब बल और ए का मतलब क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और ध्यान रखिएगा, एक पास्कल, पास्कल को पी ए से प्रदर्शित करते हैं। एक पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। समय की एसआई इकाई क्या है? समय की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, समय की एसआई इकाई सेकंड है। यहाँ पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम। याद रखिएगा, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है। किस इकाई में व्यक्त किया जाता है ज्योति तीव्रता को? तो देखिए दोस्तों, कैंडेला में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर कैंडेला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ज्योति तीव्रता को कैंडेला के रूप में व्यक्त किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है वाट, कैंडेला, वोल्ट, एम्पियर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। बिजली के करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, आयतन की एसआई इकाई है घन मीटर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, घन मीटर। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर है। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। दबाव का एसआई यूनिट पास्कल है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एसआई यूनिट से संबंधित प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा गया है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मैक। पराध्वनिक गति का मापांकन मैक से होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का एक माप है। प्रकाश वर्ष का एक माप क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तारकीय दूरी। प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का एक माप है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? देखिए दोस्तों, सागर की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यूडियोमीटर यहाँ पर लिखा गया है। यूडियोमीटर से गैसों के मध्य रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है। पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में न आने वाली वस्तुओं को देखने का ऑप्टिकल उपकरण है पेरिस्कोप। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए दोस्तों, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला है। याद रखिएगा, टेस्ला है। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हार्स पावर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो देखिए दोस्तों, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोमीटर लिखा गया है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है लैक्टोमीटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायनामो का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनामो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मायोपिया को, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, तारों के चमकने का कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय
अपवर्तन। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सफेद। सफेद इंद्रधनुष के 7 रंगों में शामिल नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों में दोस्तों बैगनी और बैगनी के साथ साथ नीला और नारंगी और जामुनी, पीला, लाल और हरा, ये 7 रंग हैं। याद रखिएगा, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं बैगनी, जामुनी जिसे इंडिगो कहा जाता है, और नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, पानी से हो सकता है, इस्पात से हो सकता है, हवा से हो सकता है ध्वनि का गमन, लेकिन निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सर्वोत्तम चालक है समुद्री जल। समुद्री जल सर्वोत्तम चालक है। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो विद्युत प्रवाह में मददगार होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, स्विच बंद होने पर होता है। स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला है। तो कौन सा धातु होता है? कौन से धातु का वाष्प होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रकृति में विषैला है, पारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, अन्य सभी पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ, लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत, इन सब कारक पर निर्भर करता है, लेकिन चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक आयन। AC को DC प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है या दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। इसे दिष्टकारी भी कहा जाता है। तो रेक्टिफायर्स, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, उसके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य होती है। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट पैमाना समान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट पैमाना समान होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। याद रखिएगा, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। बर्फ के साथ नमक मिलाने से हिमांक घटता है, अर्थात बर्फ को पिघलने में लंबा समय लगता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट है, भारी पानी की खोज किसने की थी, या भारी जल की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, यूरे ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरे। भारी जल को D2O से प्रदर्शित करते हैं। भारी जल का उपयोग दोस्तों नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीजोमीटर। पीजोमीटर उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है ओजोन होल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने की थी टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने की थी। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ की गुप्त उष्मा है, देखिए दोस्तों, बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है बर्फ की गुप्त उष्मा। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा किससे करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अतिभारण से करता है। अतिभारण का मतलब ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है फ्यूज।
फ्यूज के तार का गलनांक दोस्तों बहुत कम होता है। जब परिपथ में दोस्तों अतिभारण या लघु पतन के कारण अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है, तब फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों प्रारंभिक रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रारंभिक रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पेट एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में हुई थी। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और याद रखिएगा दोस्तों, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी तथा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। क्या है? CaOCl2। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? CO2 निकलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट का सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। नेक्स्ट है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा, 75% होता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत 75% होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। कैल्शियम का उत्पाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। किसे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसे दोस्तों CaSO4 इंटू 1/2 H2O से प्रदर्शित किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? तो याद रखिएगा बेकेलाइट। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट का प्रयोग दोस्तों विद्युत तारों को कवर करने के लिए किया जाता है और स्विच बनाने के लिए किया जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है।
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग दोस्तों एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। सीडेराइट लोहा का अयस्क है। सीडेराइट का रासायनिक सूत्र दोस्तों FeCO3 है। याद रखिएगा, FeCO3 है। पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है? देखिए दोस्तों, पीतल जो है यह जस्ता और तांबा का मिश्रण है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता प्लस तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए दोस्तों, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 का प्रयोग होता है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सूत्र है H2SO4। और ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियाल का तेल कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रियान। एक फ्रिज में शीतलक फ्रियान है। फ्रियान दोस्तों फ्रिज में शीतलक का कार्य करता है।
तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अम्लों में समान तत्व है, सभी अम्लों में समान तत्व क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी अम्लों में समान है। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र N2O है, N2O है। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र है C2H2, C2H2। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा टार्टरिक एसिड पाया जाता है कच्चे आम में, टार्टरिक एसिड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है, यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाने का सोडा है, खाने का सोडा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र है NaHCO3। खाने का सोडा को दोस्तों बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडा किसका साधारण नाम है? धावन सोडा किसका साधारण नाम है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। रासायनिक सूत्र है Na2CO3, Na2CO3। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है वॉशिंग सोडा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक सूत्र है Na2CO3। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? देखिए दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉनस्टिक खाना पकाने का बर्तन किससे लेपित होते हैं? नॉनस्टिक खाना पकाने का बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो याद रखिएगा टेफलॉन से लेपित होते हैं। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफलॉन से लेपित होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों पॉली टेट्रा फ्लूरो एथिलीन भी कहा जाता है, पॉली टेट्रा फ्लूरो एथिलीन भी कहा जाता है टेफलॉन को। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, यह कृत्रिम रेशा है। अन्य सभी वनस्पति रेशा है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टिन। टिन का लेप लगाया जाता है भोजन के डिब्बों पर, जिंक के स्थान पर टिन का लेप लगाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक टिन की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पटाखों का जलना। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पटाखों का जलना। शेष सभी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अन्य नाम फार्मिक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? फार्मिक अम्ल है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घनसोल। घनसोल प्रकार का कोलाइड है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है MgOH2। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिए दोस्तों, कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। पानी का भाप में रूपांतरण, पानी का भाप में रूपांतरण यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतया पाई जाती है, बायोगैस में मुख्यतया क्या पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों प्रारंभिक जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रारंभिक जीव विज्ञान से संबंधित पेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, चींटियों के अध्ययन को मर्मीकोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, चींटियों के अध्ययन को मर्मीकोलॉजी कहा जाता है। और उभयचरों तथा सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हर्पेटोलॉजी किसे कहा जाता है? उभयचरों तथा सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। और सूत्रकृमि या गोलकृमि के अध्ययन को नीमैटोलॉजी कहा जाता है। नीमैटोलॉजी किसे कहा जाता है? सूत्रकृमि या गोलकृमि के अध्ययन को नीमैटोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? देखिए दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिगर या फिर यकृत, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। तो जिगर या यकृत या लीवर, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भार लगभग 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सिनैप्स नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिनैप्स। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है यह हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेडुला यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, मेडुला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। और अन्य सभी
अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो याद रखिएगा 31 जोड़ी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरुरज्जु या मेरु तंत्रिका पाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा यह मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो देखिए दोस्तों, मेथेनॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेथेनॉल। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? देखिए दोस्तों, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल 120 दिन का होता है। याद रखिएगा 120 दिन का होता है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है रक्त स्कंदन विकार। फिलोक्विनोन, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलोक्विनोन क्या है दोस्तों? फिलोक्विनोन यह विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रक्त समूह ओ कहलाता है। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, यह सार्वजनिक दाता कहलाता है। रक्त समूह ओ सार्वजनिक दाता कहलाता है। और रक्त समूह ए बी सर्वग्राही कहलाता है। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही कहलाता है और ओ सर्वदाता कहलाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रोशनी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतरे में बहुतायत होता है। संतरे में बहुतायत क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है नींबू का खट्टा स्वाद। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन A, D, E और K, ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।
सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी है। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्कर्बिक एसिड। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाना बनाते समय निम्न में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, विटामिन सी खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे कोबालमिन के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को कोबालमिन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन B12 को कोबालमिन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवटु ग्रंथि। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो याद रखिएगा, यकृत। यकृत पित्त रस का स्राव करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। कौन सा कक्ष होता है सबसे मजबूत और सबसे बड़ा? तो याद रखिएगा, बायां निलय। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय का बायां निलय सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फीमर याद रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। कर्कटजनक रसायन से होता है। कौन सा रोग होता है कर्कटजनक रसायन से? तो याद रखिएगा, कैंसर होता है कर्कटजनक रसायन से। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक या स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? चेचक या स्मॉल पॉक्स रोग का कारक कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला विषाणु है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेरियोला विषाणु। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, क्षय रोग में बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षय रोग। किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। निम्न में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, सिनकोना का पेड़। देखिए दोस्तों, कुनैन दवा सिनकोना पेड़ की छालों से तैयार किया जाता है और कुनैन दवा मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो यह मसूड़ों का रोग है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मसूड़े। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए दोस्तों, निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। मलेरिया रोग से प्लीहा प्रभावित होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे वर्णांधता कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इस रोग से व्यक्ति को अधिक थकावट और शरीर में ऐंठन होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन आवश्यक है। आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। निम्न में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? राइट आंसर हो जाएगा, स्टारफिश। स्टारफिश दोस्तों इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा, अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और त्वचा की आंतरिक सतह को अंतःचर्म या एंडोडर्मिस कहा जाता है। अंतःचर्म या एंडोडर्मिस कहा जाता है त्वचा की आंतरिक सतह को। स्वर यंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम दोस्तों पौधों में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरण या मेटामार्फोसिस। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का सिक्का क्वाइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एटीपी को कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट को कहा जाता है। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज से बनी होती है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। यह सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो याद रखिएगा, यूट्रिकुलेरिया। यह अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीकम पाचन के काम आता है। किसके पाचन के काम आता है? तो याद रखिएगा, सेलुलोज के पाचन के काम आता है सीकम। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, लाइसोसोम यह कोशिका में पाचन थैली कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीका की खोज किया था? तो याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। कब की थी? 1928 में की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 1928। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। संपूर्ण सामान्य विज्ञान आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है।
अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।